नमस्कार साथियों, राजस्थान इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। तो साथियों, कल हमने जो है आपको 2 टॉपिक जो है कंप्लीट करवा दिए हैं। एक तो मैंने इससे पहले अभिप्रेरणा करवाया था, उसके बाद चिंतन और बाल चिंतन मैंने जो है कल कंप्लीट करवा दिया है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा व्यक्तित्व, जिसे हम पर्सनैलिटी कहते हैं। तो सभी इस नाम से परिचित हैं कि पर्सनैलिटी क्या होती है। सभी को जो है पर्सनैलिटी पसंद होती है, सभी चाहते हैं कि मेरी पर्सनैलिटी अच्छी हो, तो वही पर्सनैलिटी है ये व्यक्तित्व। लेकिन इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे, इसमें किसी भी व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति पर पड़ने वाला प्रभाव ही क्या होता है, व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी कहलाती है। मतलब कोई व्यक्ति जो है उसका दूसरे व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो वही उसकी क्या होती है, पर्सनैलिटी। जैसे मान लो आपका प्रभाव किसी और दूसरे व्यक्ति पर पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो आपकी पर्सनैलिटी को बताता है। तो आपकी पर्सनैलिटी के बारे में आपका प्रभाव जो है बताएगा दूसरे को। तो यही क्या होता है, पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व होता है। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी शब्द जो है वो अंग्रेजी भाषा में पर्सनैलिटी शब्द का उपयोग करते हैं, जो कि लैटिन भाषा के पर्सोना से बना है। तो पर्सनैलिटी शब्द किससे बना है, अंग्रेजी भाषा का लैटिन भाषा का एक शब्द है। अंग्रेजी में तो पर्सनैलिटी बोलते हैं, लेकिन पर्सनैलिटी जो शब्द है ये लैटिन भाषा से आया है। लैटिन भाषा में भी पर्सोना शब्द से आया है। जैसे मोटिवेशन जो था किससे आया था, मोटम या फिर मोवेसेयर से आया था। तो यहाँ पर जो है ये, जैसे मोटिवेशन किससे आया था, मोटम शब्द से आया था, उसी प्रकार पर्सनैलिटी शब्द जो है किससे आया है, पर्सोना से आया है। तो ये पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है। लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है मास्क या फिर मुखौटा। अपने मुंह पर आप मास्क लगाते हो ना, तो पर्सोना शब्द का मतलब होता है मास्क या फिर मुखौटा। तथा इसका प्रयोग रंगमंच पर अपने पात्र की भूमिका को प्रभावशाली बनाने के लिए करते हैं। तो मुंह पर जो मुखौटा लगाया जाता है वो रंगमंच पर जो है किसी पात्र की भूमिका को प्रभावशाली बनाने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। तो पर्सनैलिटी शब्द आपको ध्यान रखना है किस शब्द से आया है, लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा या मास्क। अब कुछ मनोवैज्ञानिक क्या बताते हैं पर्सनैलिटी की परिभाषाएँ, तो यहाँ पर जो है मैं आपको बता देता हूँ। ये एग्ज़ाम में कई बार पूछी जाती हैं कि आपको ये परिभाषा दे देगा, पूछेगा ये किसका कथन है। तो इस वजह से आपको याद रखना ज़रूरी है कि वारेन ने क्या बताया। वारेन ने कहता है कि व्यक्तित्व व्यक्ति का संपूर्ण मानसिक संगठन होता है, जो उसकी विकास की किसी अवस्था में पाया जाता है। मतलब उसके जो मस्तिष्क है उसका पूरा जो है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो कि उसकी विकास की किसी अवस्था में पाया जाता है। मतलब व्यक्ति जब विकास करता रहता है तो उसके जो है मानसिक संगठन जो दूसरों पर प्रभाव डाल रहा है, उसी को जो है वारेन क्या कहता है, व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी कहता है। तो मतलब व्यक्तित्व जो है व्यक्ति का संपूर्ण मानसिक संगठन होता है, जो उसकी विकास की किसी अवस्था में पाया जाता है। तो ये बात बताई वारेन ने। ऑलपोर्ट क्या कहता है, ऑलपोर्ट की मैं बात करूं तो ये कहता है कि व्यक्तित्व से अभिप्राय व्यक्ति की वे शारीरिक और मनोदैहिक गत्यात्मक दशाएं होती हैं, जिससे व्यक्ति सामाजिक वातावरण में सामंजस्य बनाए रखता है। मतलब व्यक्ति जो है उसकी शारीरिक और मनोदैहिक दशाओं को क्या बताया, ऑलपोर्ट ने व्यक्तित्व बताया, जो कि व्यक्ति की सामाजिक वातावरण में जो उसको सामंजस्य बनाए रखने के लिए, एडजस्ट करने के लिए जो होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पर्सनैलिटी कहते हैं। तो व्यक्ति अपने सामाजिक वातावरण में जो सामंजस्य बनाए रखता है वो व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी के माध्यम से ही बनाए रखता है। जैसे मान लो किसी व्यक्ति की छवि अच्छी है, तो वातावरण के साथ उसकी छवि का जो है, सामाजिक वातावरण के साथ उसकी छवि जो है वो एक तरह से सामंजस्य बना लेती है और उस व्यवहार को जो है, उस व्यक्ति के व्यवहार के बारे में बताती है। तो यहाँ पर ऑलपोर्ट कहता है कि व्यक्तित्व का मतलब है व्यक्ति की शारीरिक और मनोदैहिक गत्यात्मक दशाएं, जिससे व्यक्ति सामाजिक वातावरण में सामंजस्य बनाए रखता है। उसके बाद यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, वुडवर्थ क्या कहता है। वुडवर्थ कहता है कि व्यक्तित्व व्यक्ति की विशेषताओं का समग्र रूप है। मतलब व्यक्ति में जितनी भी विशेषताएं हैं उन सभी को हम सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, व्यक्तित्व कहते हैं, पर्सनैलिटी कहते हैं। तो व्यक्ति की विशेषताओं को ही का जो समग्र रूप है उसी को क्या कहते हैं, पर्सनैलिटी कहते हैं, वुडवर्थ के अनुसार। अगले हम बात करते हैं रेम्स रॉस की। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, जो रेक्स रॉस है, उस रेक्स रॉस की मैं बात करूँ यहाँ पर, तो रेक्स है, ये ध्यान रखना है आपको, रेम्स नहीं है, रेक्स रॉस। तो रेक्स रॉस क्या कहता है
कि व्यक्तित्व व्यक्ति के मान्य और अमान्य गुणों का पुंज है। पुंज का मतलब ग्रुप, समूह। तो मतलब व्यक्तित्व पर्सनैलिटी क्या है? व्यक्ति के मान्य गुण और अमान्य गुण। मतलब कुछ तो ऐसे गुण होते हैं जिनको समाज मान्यता देता है और कुछ ऐसे होते हैं जिनको समाज मान्यता नहीं देता है। तो इन सभी गुणों को इसने क्या कहती है रेक्स रॉक्स ने, चाहे वो मान्य हो चाहे अमान्य हो, वो व्यक्तित्व कहलाते हैं। तो यहाँ पर रेक्स रॉक्स क्या कहता है, जैसे रेक्स और रॉक्स दो शब्द है जैसे इसमें भी ध्यान रखना मान्य और अमान्य दो शब्द हैं। तो इस प्रकार ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हो, रेक्स और रॉस, उसी प्रकार मान्य और अमान्य गुण। गिलफोर्ड की मैं बात करूं तो गिलफोर्ड क्या परिभाषा बताता है व्यक्तित्व की, तो गिलफोर्ड कहता है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। तो गिलफोर्ड और वुडवर्थ की परिभाषा थोड़ी मैच करती है यहाँ पर, कि वुडवर्थ तो कहता है कि व्यक्ति की सभी विशेषताओं को समग्र रूप जो है वो क्या होता है, व्यक्तित्व। जबकि गिलफोर्ड कहता है कि व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप, यहाँ पर गुणों की बात करी गई है और वहाँ पर विशेषताओं की बात करी गई है। तो यही बात आपको ध्यान रखनी है, व्यक्ति की विशेषताओं का समग्र रूप तो कहलाता है व्यक्तित्व वुडवर्थ के अनुसार, जबकि गिलफोर्ड के अनुसार व्यक्ति के गुणों का समग्र रूप, विशेषताओं का समग्र रूप तो बताया वुडवर्थ ने, और व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप बताया गिलफोर्ड ने। गिलफोर्ड मतलब गुण, यहाँ पर ध्यान रखना है। इस प्रकार आप ट्रिक से याद रख सकते हो, जैसे गिलफोर्ड में 11 है तो यहाँ पर गुणों की बात करी गई है, मतलब व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप क्या कहलाता है, व्यक्तित्व। यहाँ पर मैं बता देता हूँ, निष्कर्ष के तौर पर स्पष्ट होता है कि किसी भी व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक गुणों को सम्मिलित रूप से व्यक्तित्व समझा जा सकता है, जो कि लोगों पर अपना प्रभाव छोड़ता है। मतलब क्या निष्कर्ष निकलता है इन सभी परिभाषाओं से? इनसे निष्कर्ष निकलता है व्यक्तित्व के बारे में कि किसी भी व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक गुणों का सम्मिलित रूप से व्यक्तित्व, मतलब व्यक्ति में शारीरिक जो गुण होते हैं वो और मानसिक गुण, इन दोनों को ही सम्मिलित रूप से क्या बताया गया है यहाँ पर, इन दोनों को ही व्यक्तित्व कहा गया है। तो शारीरिक और मानसिक दोनों गुणों को सम्मिलित रूप से क्या कहा गया है, यहाँ पर व्यक्तित्व कहा गया है। तो ये यहाँ पर निष्कर्ष है। अब मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको व्यक्तित्व के प्रकार। तो व्यक्तित्व के कौन कौन से प्रकार हैं, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि सर्वप्रथम ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में जो है यूनान का एक दार्शनिक हुआ था हिप्पोक्रेट्स, 4वीं शताब्दी में। तो ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में यूनान के दार्शनिक हिप्पोक्रेट्स ने प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तो प्रकारात्मक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? हिप्पोक्रेट्स ने प्रस्तुत किया, और उसने बताया कि व्यक्तित्व 4 प्रकार का होता है। तो 4 प्रकार कौन बताता है? हिप्पोक्रेट्स बताता है व्यक्तित्व के 4 प्रकार। तो यहाँ पर पहला प्रकार उसने बताया कि यहाँ पर जो है पीला पित्त, काला पित्त, श्लेष जिसे कफ के नाम से भी जानते हैं, और रक्त, ये 4 प्रकार का व्यक्तित्व होता है। पीला पित्त, काला पित्त, श्लेष या कफ और रक्त, ये 4 प्रकार जो है किसने बताए थे? ये हिप्पोक्रेट्स ने बताए। मतलब एक तो व्यक्ति पीले पित्त वाला होता है, एक काले पित्त वाला, एक श्लेष या कफ वाला, और चौथा जो होता है रक्त वाला। तो 4 प्रकार के वर्गीकरण बताए हिप्पोक्रेट्स ने, पीला पित्त, काला पित्त। कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि काला पित्त अवधारणा या काला पित्त के बारे में किसने बताया? हिप्पोक्रेट्स ने। पीला पित्त, काला पित्त, श्लेष, कफ, रक्त, ये 4 प्रकार व्यक्तित्व किसके हैं? हिप्पोक्रेट्स के। अब मैं क्रेचमर की बात करूं तो क्रेचमर के अनुसार व्यक्तित्व के 4 प्रकार होते हैं। तो क्रेचमर भी 4 प्रकार का व्यक्तित्व बताता है, एक गोलकाय, लंबकाय, सुडौलकाय और मिश्रितकाय। गोलकाय, लंबकाय, सुडौलकाय और मिश्रितकाय, तो ये 4 प्रकार का व्यक्तित्व किसने बताया? क्रेचमर ने। ये ध्यान रखना है, गोलकाय, लंबकाय, सुडौलकाय और मिश्रितकाय, ये 4 प्रकार व्यक्तित्व के किसके हैं? ये क्रेचमर के। सेल्डन के अनुसार जो है व्यक्तित्व 3 प्रकार का होता है, गोलाकार, लंबाकार और आयताकार। गोलाकार, लंबाकार और आयताकार, ये सेल्डन ने बताया व्यक्तित्व के 3 प्रकार की, गोलाकार, लंबाकार और आयताकार 3 प्रकार का व्यक्तित्व होता है। जुंग या युंग के अनुसार मैं बात करूं तो जुंग या युंग के अनुसार, ये फ्राइड के शिष्य थे जुंग या युंग। इन्होंने मूल रूप से 2 प्रकार का व्यक्तित्व बताया। तो जुंग या युंग के अनुसार फ्रॉइड के जो शिष्य थे जुंग या युंग, इन्होंने जो है 2 प्रकार का व्यक्तित्व बताया, एक तो अंतर्मुखी और एक होता है बहिर्मुखी। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। अंतर्मुखी जो होता है एकांत प्रिय, असामाजिक, निराशावादी। एकांत प्रिय, असामाजिक और निराशावादी। मतलब अंतर्मुखी व्यक्ति वो होते हैं
अंतर्मुखी व्यक्तित्व वो होता है जैसे एकांत प्रिय। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एकांत जिनको पसंद होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनको समाज से कोई मतलब नहीं होता, जिन्हें हम असामाजिक कहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा निराशा में ही रहते हैं, कभी उनको आशा नहीं रहती है। तो एकांत प्रिय, सामाजिक या निराशावादी जो होते हैं तो वो होते हैं अंतर्मुखी मन वाले, अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले। बहिर्मुखी व्यक्तित्व जैसे कि सामाजिक हो, समाज से अच्छा संपर्क हो, हंसमुख स्वभाव हो, मिलनसार हो और आशावादी हो। मतलब अच्छी अच्छी चीज़ वाली जो चीज़ें हैं जैसे सामाजिक, हंसमुख, मिलनसार, आशावादी, तो ये बहिर्मुखी में होती हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व बेकार होता है जबकि बहिर्मुखी व्यक्तित्व अच्छा माना जाता है, क्योंकि बहिर्मुखी में व्यक्ति जो है सामाजिक होता है, हंसमुख स्वभाव का होता है, मिलनसार होता है और आशावादी होता है। तो जुंग या युंग क्या कहते हैं? जुंग या युंग के अनुसार व्यक्तित्व जो है दो प्रकार का होता है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। जुंग या युंग जो थे फ्राइड के शिष्य थे। अंतर्मुखी एकांत प्रिय, असामाजिक, निराशावादी होते हैं। बहिर्मुखी सामाजिक, हंसमुख, मिलनसार और आशावादी होते हैं। बाद में इनके शिष्य ने कहा कि समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनमें दो ही प्रकार के लक्षण देखे जाते हैं, ऐसे व्यक्तियों को उभयमुखी। मतलब बाद में जो इनके शिष्य थे जुंग या युंग के, उन्होंने बाद में ये कहा कि समाज में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों तरह के होते हैं। तो ये बात भी किसने बताई? जुंग या युंग के शिष्यों के द्वारा ये बात कही गई थी, उभयमुखी प्रकार। लेकिन जुंग या युंग ने तो केवल अंतर्मुखी और बहिर्मुखी बताया, जबकि इसके शिष्य उभयमुखी प्रकार को भी बताते हैं। जुंग से पहले भी आइजैक नाम का एक विद्वान ने जो है अंतर्मुख एवं बहिर्मुखता शब्दों का व्यक्ति के लिए प्रयोग किया था। तो जुंग से पहले भी एक जो है आइजैक आता है। तो आइजैक नाम का एक विद्वान था, मनोवैज्ञानिक था। वो जो है अंतर्मुख और बहिर्मुख शब्दों को काम में लेता है, लेकिन अंतर्मुखी और बहिर्मुखी शब्दों को काम में नहीं लिया, अंतर्मुख और बहिर्मुख लिया, फिर इनसे ही बाद में अंतर्मुखी और बहिर्मुखी बना। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पर अंतर्मुखी और बहिर्मुखी जो शब्द हैं वो सबसे पहले आइजैक नाम के मनोवैज्ञानिक ने काम में लिए थे। चौथा यहाँ पर मैं बात करता हूँ भारतीय दर्शन के अनुसार, जो कि कपिल मुनि की बात करता हूँ मैं। तो ये सांख्य दर्शन के रचयिता माने जाते हैं कपिल मुनि। तो सभी ने पढ़ा होगा जीके में, सांख्य दर्शन के रचयिता कौन थे? कपिल मुनि थे। तो भारतीय दर्शन के अनुसार मतलब कपिल मुनि के द्वारा ये अवधारणा दी गई व्यक्तित्व की कि गीता दर्शन के अनुसार सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि ने 3 प्रकार का व्यक्तित्व बताया। मतलब कपिल मुनि कहते हैं कि 3 प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं। एक तो सतोगुण वाले होते हैं, जो कि सद्गुण मतलब अच्छे गुण वाले, धार्मिक होते हैं, मिलनसार होते हैं, सहिष्णु होते हैं, सहनशील होते हैं, सदैव सहयोगी स्वभाव वाले होते हैं, मतलब जो हमेशा दूसरों का सहयोग करने की कोशिश करते हैं, तो अच्छे गुणों वाले हो जाते हैं, सतोगुणी। दूसरा होता है रजोगुणी व्यक्तित्व, मतलब रजगुण, वीर, साहसी, सेवाभाव, रक्षक, प्रजा वत्सल और राजा। तो ये होते हैं हमेशा वीर हो, साहसी हो, सेवाभावी हो, रक्षक हो, प्रजावत्सल हो, राजा हो। तो ये होते हैं रजोगुणी वाले। तमोगुणी वाले, तमो शब्द का मतलब होता है, तम शब्द जो है हिंदी का शब्द है जिसका मतलब होता है अंधकार। तम एक संस्कृत का शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है अंधकार। तो तमोगुणी का मतलब तम गुण वाले, अंधकार प्रिय जिनको अंधेरा पसंद है, झगड़ालू स्वभाव वाले, आलसी व्यक्ति और प्रमादी व्यक्ति जो आलस में रहते हैं हमेशा, तो ये होते हैं तमोगुणी। तो ये बात ध्यान रखनी, पूछा जाता है एग्जाम्पल देके कि धार्मिक व्यक्ति जो है कौन से गुण में आएंगे, सतोगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी। तो धार्मिक, सत्य मतलब सत्य जो बोलते हैं, तो सत्य कौन बोलेंगे? धर्म से रिलेटेड होता है धार्मिक जो होते हैं। सो सतोगुणी का मतलब होता है जो धार्मिक हो, मिलनसार हो, सहिष्णु हो, सदैव सहयोगी स्वभाव वाले हों और सद्गुण जिनमें पाए जाए तो सतोगुणी होते हैं। रजोगुणी जिनमें रजगुण होए, वीर होए, साहसी होए, सेवाभावी हों, रक्षक हों, प्रजावत्सल हों, राजा हों। तमोगुणी जिनको अंधेरा पसंद हो, तमगुण वाले, झगड़ालू, आलसी, प्रमादी, ये तमोगुणी होते हैं। तो ये बात हो गई हमारी भारतीय दर्शन के अनुसार, कपिल मुनि के अनुसार। अब हम बात करेंगे आधुनिक या पाश्चात्य मत के अनुसार। तो आधुनिक या फिर पाश्चात्य मत के अनुसार यहाँ पर मैं बता देता हूँ, वर्तमान समय में व्यक्तित्व को लेकर जो सर्वमान्य विचारधारा है उसके अनुसार व्यक्ति 3 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर जो है एक सर्वमान्य विचारधारा की मैं बात करूँगा, तो उसके अनुसार व्यक्ति 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहली मैं बात करता हूँ भावशील व्यक्ति, भावना के साथ साथ जीने वाले जो भावुक होते हैं, चाहे जिसकी बातों में आने पर जो है मतलब चाहे जिसकी भी बातों में आ सकते हैं, जिनको कोई भी बहका सकता है।
और सदा वो दुखी रहते हैं हमेशा, क्योंकि दूसरों के बहकावे में चलेंगे तो सदा दुखी रहना ही है। तो यहाँ पर भावशील जो जल्दी भावुक हो जाते हैं तो वो होते हैं भावशील। तो दूसरे व्यक्ति जिनको आसानी से बहकावे में ले लेते हैं तो भावशील जो जल्दी भावुक हो जाते हैं। तो ये आधुनिक पाश्चात्य के अनुसार एक प्रकार हो गया भावशील। दूसरा कर्मशील, जो कि कर्मठ होते हैं, कर्म पर विश्वास करते हैं, अंतिम रूप से वो सुखी रहेंगे। जो कर्म पर विश्वास करेगा वो तो सुखी रहेगा ही, तो ये कर्मशील हो गए यहाँ पर। तो तीसरा प्रकार यहाँ पर विचारशील, जो कि वैचारिक व्यक्ति, किसी भी कार्य को करने से पहले सोच विचार करने वाले, मतलब कोई कार्य करना है उनको तो सोच विचार के करेंगे, उनको विचारशील कहते हैं। या फिर वो सदा सुखी रहेंगे, जो सोच विचार के काम करेगा वो सदा सुखी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि सदा सुखी जो होते हैं वो तो होते हैं विचारशील, क्योंकि जो हमेशा सोच विचार करके जो काम करेगा तो वो हमेशा सदा सुखी रहेगा। लेकिन कर्मशील अंतिम रूप से सुखी होते हैं, ये ध्यान रखना है, अंतिम रूप से। पहले तो वो कर्म करते हैं लेकिन सुख उनको लास्ट में मिलता है, कर्म का फल मिलता है बाद में, इस वजह से वो अंतिम रूप से सुखी होते हैं। लेकिन विचारशील तो हमेशा ही सुखी रहेंगे। जब कहते हैं ना सदा संतोषी सदा सुखी, जिसने संतोष कर लिया वो हमेशा सुखी रहेगा। तो विचारशील जो होते हैं वो सदा सुखी होते हैं। तो ये हो गया आधुनिक या पाश्चात्य मत के अनुसार 3 प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं, भावशील, कर्मशील, विचारशील। भावशील जो जल्दी भावुक हो जाते हैं, सदा सुखी रहते हैं, हमेशा सदा दुखी रहते हैं क्योंकि हर किसी के बहकावे में आ जाते हैं। कर्मशील जो कर्मठ होते हैं, कर्म पर विश्वास करते हैं और ये अंतिम रूप से सुखी होते हैं। विचारशील हमेशा सुखी रहेंगे क्योंकि ये हमेशा सोच विचार के काम करते हैं। तो ये मैंने पढ़ा दिया है, ये PDF दोबारा रिपीट हो चुकी है साथियों, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि ये मैंने पढ़ा दिया है, ये पेज दोबारा आ गया है इसमें। तो अब मैं यहाँ पर बात करूँगा व्यक्तित्व निर्माण के कुछ सिद्धांतों की। तो मैं आपको बता देता हूँ व्यक्तित्व निर्माण के कुछ सिद्धांत हैं, तो उनकी मैं बात करूँगा। तो यहाँ पर जो है व्यक्तित्व निर्माण के कई सिद्धांत हैं, जैसे कि शील गुणों का सिद्धांत, उसके बाद यहाँ पर मैं बात करूँगा विशेषक का सिद्धांत, उसके बाद यहाँ पर मैं बात करूँगा मांग दबाव का सिद्धांत, मनोविश्लेषण का सिद्धांत, इदम अहम पराअहम, ये शब्द क्या होते हैं, इदम अहम पराअहम। तो ये जो है इसके बारे में मैं आज जो है बात करने वाला हूँ। तो इससे पहले मैं आपको समझा देता हूँ साथियों, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना इदम अहम पराअहम और ये सिद्धांत, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना जो है ज़्यादा होती है, यहाँ से क्वेश्चन पूछने के जो है ज़्यादा चांस हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये आपको एक अलग से लेक्चर इसका अवेलेबल करवाऊँ, क्योंकि एक लेक्चर में आप पढ़ोगे इसको तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो मैं आपको दिन में एक वीडियो अपलोड कर दूँगा। तो व्यक्तित्व की जो निर्माण के सिद्धांत हैं उनको मैं कल एक वीडियो में डाल दूँगा। उसके बाद व्यक्तित्व के मापन का एक वीडियो अलग से बना दूँगा। तो व्यक्तित्व के 3 पार्ट आपको मैं दे दूँगा, जिसमें आप व्यक्तित्व को आराम से कर सकते हो। उसके बाद आपका समायोजन आ जाएगा और उसके बाद बुद्धि आएगी। तो अब आपका थोड़ा सा सिलेबस बचा हुआ है, 3-4 घंटे, 4-1 घंटे का मामला बचा हुआ है आपका। तो 4-1 घंटे में आपका सिलेबस ख़त्म होने वाला है। धन्यवाद।